कोरोना की त्रासदी के बीच हम गुजर रहे हैं। कई राज्यों में लगातार आंकड़े गिर रहे हैं। कुछ राज्यों में हमने कुछ पहले भयावह स्थितियां भी देखी। कोरोना के आंकड़ों के बीच सियासत भी पुरजोर ढंग से चल रही है, टूल किट का भी मसला है। लेकिन इन सब के बीच हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कद्दावर नेता टी.एस. सिंहदेव जी के साथ। सिंहदेव जी, आप मुख्यमंत्री पद की रेस में भी रहे, ढाई ढाई साल का भी एक फॉर्मूला चलता रहा। उन सबसे अलग मैं भी कोरोना की बात से शुरू करूंगा। वैसे तो आपकी पार्टी के लिए आज बड़ा दुखद दिन है, जब काफी जो शीर्ष स्तर के नेता थे वो एक दुखद त्रासदी का शिकार हो गए थे। मैं कोरोना से बातचीत शुरू करूंगा सिंहदेव जी। कोरोना पर जिस तरीके से लगाम लगाई गई, शुरुआत में काफी ज्यादा केंद्र और राज्य के बीच टकराहट रही। अभी भी वैक्सीन को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य आमने सामने नजर आते हैं, ग्लोबल टेंडर्स दिखता है। क्या लगता है फिर इस बीच में एक तीसरी लहर भी है? लगता है कि वाकई में जिस तरह से कोरोना पर नियंत्रण की जरूरत थी, उसमें राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सक्सेस रही हैं, या कहीं पर उनमें कुछ कमियां रही हैं? अभिषेक, काम इतना बड़ा है कि कहीं न कहीं कोई चूक ना हो ये संभव नहीं हो पाता। बहुत बड़े दायरे का ये काम है। एक ये ऐसी वैश्विक संक्रमण जिसको 100 साल बाद मानव देख रहा है। इसके पहले स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की बात आती है और उस समय संक्रमण हुआ था, बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई थी तब, और अब में विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है, व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा सुधरी हैं। फिर भी ये संक्रमण ऐसा कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया में प्रभावित हो चुके हैं। पॉजिटिव जो आए हैं टेस्ट 20 करोड़ से ज़्यादा, 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे देश में भी लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। कुछ बड़ी संख्या मृत लोगों की भी है। इसमें कमी अगर कहिए या चूक आप कहिए तो एक तैयारियों की, कि अगर एक घटना घटी और मन में ये आया कि ये तो आई बला और गई, अब कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है, और दोबारा आ गया। जब ये विश्व भर में अनुभव ये कह रहा था कि पहला वेव है, उसके बाद दूसरा वेव आएगा, तीसरा वेव की पूरी संभावित है। संभावना रहती है, चौथा वेव भी आ सकता है और आया भी है कई देशों में। तो हम शिथिल अगर कहीं तैयारी में हो गए तो उसको चूक मानना चाहिए कि पहले वेव में हम लोगों ने सोचा कि अब ये तो गया। दोनों चूके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों हम माने कि चूक गए इसको समझने में। राज्य सरकार तो ये मान के चल रही थी कि दूसरा वेव तो आएगा ही, और उदाहरण के लिए जैसे ऑक्सीजन की कमी की बात अभी आ रही है तो उसको आपस की चर्चाओं में हम लोगों ने भांपा और सितंबर 2020 में ही ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स का ऑर्डर दे के हम लोगों ने स्थापना चालू करा दी थी। बाद में ये पता चला कि इतने बड़े पैमाने पे संक्रमण आया, फिर भी ऑक्सीजन की हालांकि कमी छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ी वैसी। ले जाने की, सिलेंडर की, पहुंचाने की ये कमियां आई, लेकिन ऑक्सीजन की वैसी कमी नहीं आई। फिर भी आत्मनिर्भर हम हो, जिसको अब केंद्र सरकार के स्तर पे और बड़े पैमाने पे किया जा रहा है, ये हमने अपनी तरफ से उस समय चालू कर दिया था। दूसरा वेव आएगा, हम उस तैयारी को लेके चल रहे थे। उसमें कहाँ कहाँ जगह रखेंगे, कहाँ किनको रखेंगे, कहाँ कैसी व्यवस्था है, कहाँ वेंटिलेटर है, कहाँ आईसीयू है, ये हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे। चूक में चूक कहिए तो अनुमान की चूक, कि ये हम लोग भाप नहीं पाए थे कि पिछली बार से 4 गुना से ज्यादा होगा। पहले दौर में अगर अधिकतम संक्रमण एक दिन में पॉजिटिव लोगों का आया तो 3,894 एक दिन में पॉजिटिव आए थे पहले दौर में। दूसरे दौर में 23 अप्रैल को हमारे यहाँ 17,397 लोग पॉजिटिव आ गए। तो ये हम लोग नहीं भाप पाए 30% थे। से ज्यादा दरें दिखने 4 लग गुना गई से हैं। ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, ये हम लोग अनुमान नहीं लगा पाए थे। ये म्यूटेशन भी हो रहा है वायरस का, इसकी भी जानकारी हम लोग रख रहे थे। वैश्विक स्तर पे जो शोध चल रहे थे, कुछ उनके भी संपर्क में रहने की कोशिश करते थे, विशेषज्ञों से बात करते थे। लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से, जैसे ब्रिटिश वाला आया था कि ब्रिटेन में, साउथ लंदन में या साउथ ब्रिटेन में एक नया वेरिएंट जो है। वेरिएंट आया है, उसमें ज्यादा संक्रमण फैला, तो हमारे यहाँ भी कोई ऐसा वेरिएंट आएगा जो और ज्यादा संक्रमित होके यहाँ लोगों को इसके अपने चपेट में ले लेगा। ये अनुमान की चूकें, ये स्वीकार करना होगा, वरना तैयारी
पहले वेव के पैमाने से हम लोगों ने ज्यादा करके रखी थी, कमी आई कि 4 गुना हम भांप नहीं पाए। अभी इसी पर मैं ले चलूं, क्योंकि आप वेरिएंट का ही जिक्र कर रहे हैं। वेरिएंट पर सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। पड़ोस में आपके पूर्व मुख्यमंत्री, आपके साथी कमलनाथ जी पर आरोप लगा है, एफआईआर हुआ है वहां। यहाँ पर भी पूर्व मुख्यमंत्री पर एफआईआर हुआ, हालांकि दोनों केसेस अलग अलग है। वहां टूल किट है, वहां इंडियन वेरिएंट की बातें हैं। ये जो लगातार रस्साकसी दिख रही है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं जानूं कि जो वैक्सीन को लेकर की स्थिति है, कि लगातार राज्य सरकारें कह रही हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने में नाकामयाब रही। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि जिन राज्यों ने ग्लोबल टेंडर किए हैं, उसमें फाइजर जैसी कंपनीज कह रही हैं कि वो केंद्र से बात करेंगी। दूसरी अन्य कंपनियां भी कुछ ऐसा ही, कुछ राज्यों में ऐसा कुछ हुआ है। आपको लगता है कि ये जो ग्लोबल टेंडर वाला मसला है, ये फंस गया है राज्यों के लिए? केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दो तरफा रास्ते पर छोड़कर चली गई है राज्य सरकारों को। अब इसमें मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि ये भी निर्णय केंद्र सरकार का गलत रहा। मैं इससे सहमत नहीं हूं, इस निर्णय से कि वैक्सीनेशन को 2 भाग में बांट के किया जाए। राष्ट्रीय स्तर के किसी भी ऐसे कार्यक्रम को मैंने ना तो अपने जीवन में ना कहीं सुना पढ़ा कि राष्ट्रीय स्तर का वैक्सीनेशन का कोई कार्यक्रम हो रहा है और केंद्र की सरकार एक हिस्सा करेगी और 2 हिस्सा राज्य की सरकारें करेंगी। ये बड़ी चूक मैं मानता हूं कि निर्णय लेने में ये केंद्र सरकार के लेवल पे हुई। एक ही जगह से खरीदी होनी चाहिए थी। पहले दिन से इसमें और भी राय थी लोगों की, लेकिन मैंने तो सार्वजनिक स्थानों पे भी इसी बात को कहा, मीडिया में भी इसी बात को कहा कि खरीदी एक जगह से होनी चाहिए और वो है केंद्र सरकार। और वहां से सबको बराबर हिसाब, अपनी आबादी के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। कहीं कोई विशेष परिस्थिति हो तो एक अलग बात है, उसके हिसाब से कहीं थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए, वरना एक जगह से खरीदी और एक जगह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बाकी लगाने का काम राज्य सरकारों का है। आप भी बीच में फंस गए एक बार। आपको भी कई बार बीजेपी के प्रवक्ता लगातार आप पर ये निशाना साधते हैं कि जब कोवैक्सीन का बात आया तो कोवैक्सीन पर आपने कहा कि चूंकि ये पूरे 3 ट्रायल फेज से नहीं गुजरी है, तो इसलिए इसके उपयोग पर संशय बढ़ता जाए। हालांकि आप एक दृष्टिकोण से ट्रायल फेजेस की बात कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इस पर केंद्र सरकार आक्रामक हुई, या लगातार ये आरोप लगता है कि विपक्षी पार्टियों ने कहीं कहीं वैक्सीन की भूमिका को नजरअंदाज किया, लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों से चूक हो गई। इसमें अगर चूक की श्रेणी में आती तो छत्तीसगढ़ सर्वाधिक टीकाकरण करने के राज्यों की श्रेणी में नहीं रहता। अगर हम लोगों की किसी बात को उठाने के चलते टीकाकरण पे लोगों का संदेह इतना बढ़ जाता है कि लोग टीका लगाने नहीं आ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ टॉप परफॉर्मिंग राज्यों में नहीं रहता। और छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन के मामले में करीब करीब टॉप परफॉर्मिंग 2-3-4 राज्य अगर लेंगे, बड़े राज्य, तो टॉप 2-3 1-2-3 1-2-3 राज्यों में छत्तीसगढ़ रहा। कोवैक्सीन का जो मामला है, मेरी आज भी वही राय है। ये विवादों में फंस जाता है, पार्टियों में फंस जाता है, कांग्रेस भाजपा हो जाती है, हरी सारी बातें। प्रश्न ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बनाए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय मापदंड ये कहते हैं कि नया ट्रायल इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत भी अगर अनुमति दी जा रही है, जिन वैक्सीनों को बना के उपयोग करने में 5, 10, 15 साल का शोध लगता है, ट्रायल चलता है, उनको हमने 5 महीने में अलाउ किया। और 5 महीने में भी जो अनुमति दी वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक क्लॉज है कि आपात स्थिति में आप जल्दी भी चालू कर सकते हो। उस इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के भी पीछे जो पैमाने, अंतरराष्ट्रीय मान्य पैमाने बने हुए हैं, वो यही हैं कि फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल। फेज 3 ट्रायल कंप्लीट होने के बाद पोर्टल पे डाटा चढ़ता है ताकि हम आप जो जानकार हैं वो देख सके। फिर पीयर रिव्यू होता है, समकक्ष के जो लोग हैं वो उसका विश्लेषण करते हैं और जब सब सहमत हो जाते हैं कि नहीं, ये जो डाटा प्रस्तुत किया है ये ठीक है, तब अनुमति मिलती है। नहीं तो मैं वैक्सीन बनाऊंगा, मैं तो कहूंगा मेरी वैक्सीन सब कुछ ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोल दिया, मैं कह रहा हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं विशेषज्ञ हूं, मैंने बोल दिया मेरी वैक्सीन ठीक है, चालू कर दो लगाना। ऐसा नहीं होता। मैंने अगर बोला तो कहेंगे ठीक है, आपने बोला, किस आधार पे आप बोल रहे हैं बता दीजिए, वो जानकारियां रख दीजिए कि आपका शोध का आधार क्या है जिसपे आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीन ठीक है। और समकक्ष लोग जब उसका पाठन कर लेते हैं और उसका अध्ययन कर लेते हैं और उसकी समीक्षा कर लेते हैं, तब कहते हैं हाँ नहीं,
ये जो अभी तो ये कोवैक्सीन कई देशों में डब्ल्यूएचओ भी इस पर कई तरह की, अभी कह सकते कई देशों ने इसको लेकर के पूरी तरह से जारी भी नहीं किया है कि भाई आप अभी वीजा लेकर के वहां यात्रा नहीं कर सकते अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है। इस तरह की भी चीजें लगातार हैं अभी बाजार में। वो फिर मैं कुछ कहूंगा तो फिर एक और विवाद हो जाएगा कि देशद्रोही हो गया है या देश के हित के खिलाफ बोलने लग रहा है। लेकिन सच्चाइयां यही है कि जब हम ज्यादा शॉर्टकट लेते हैं, एक तो ऐसे ही शॉर्टकट ले रहे हैं, फिर एक और शॉर्टकट हमने ले लिया। पहले जब कोवैक्सीन आ रही थी तो फॉर्म को साइन करा के दस्तखत करा के कोवैक्सीन लग रही थी। उसी पे मैंने आपत्ति ली थी कि ये तो ट्रायल हो रहा है। आप फॉर्म भराते हो तो जो फेज 3 का ट्रायल है उसका आप हिस्सा बना रहे हो, तो वो छत्तीसगढ़ में मेरी राय से नहीं होना चाहिए। ये ट्रायल खत्म हो जाए, मैं अपने नागरिकों के लिए कैसे ये कह दूं कि हाँ नहीं ट्रायल हो रहा है लगा लो। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये क्लिनिकल ट्रायल मोड में, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत क्लिनिकल ट्रायल मोड में ये कोवैक्सीन लग रही है। तो मेरा जमीर मेरे को अनुमति नहीं देगा, मेरी सोच मेरे को अनुमति नहीं देगी कि आप जिम्मेदारी की जगह पे हो और आप ऐसा कर दो कि नहीं लगा लो। नहीं तो कल के दिन कुछ होगा तो देखा जाएगा। आपको क्या लगता है कि आजकल आप लोग जो कुछ कहते हैं, आपकी तो हालांकि छत्तीसगढ़ में सरकार है लेकिन केंद्र में तो अभी भी आप लोग विपक्ष में, तो ऐसा लगता है कि जहां जहां कांग्रेस मजबूती के साथ कुछ कहने की कोशिश करती है तो टूल किट बन जा रही है। जैसा अभी टूल किट का इशू गरमाया हुआ है, पूर्व मुख्यमंत्री कल धरने में प्रदर्शन करने थाने में पहुंचे हुए थे। अब उस मामले में पूछताछ चल रही है। संबित पात्रा जी ने 7-8 दिनों का समय मांगा है। कमलनाथ जी पर एक एफआईआर हुई है मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी जी का एक और ट्वीट आया है सत्य असत्य तमाम चीजों के विषय को लेकर कि कहीं ना कहीं इस विषय पर राजनीति बहुत हो रही है। आपको लगता है कि टूल किट का विषय पिछले कुछ समय कुछ ज्यादा ही गर्मा गया है? जब क्रिया होती है तो प्रतिक्रिया हो जाती है, ये प्रकृति का एक और नियम मानव ने खोजा है। तो कुछ आप कहोगे करोगे तो उसकी भी प्रतिक्रिया हो जाती है। आपने टूल किट की बात को लेके कहा, आपने पहले ही कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, तो कांग्रेस पार्टी ने खोजा कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म से लॉन्च हुआ है क्या, हमारे किसी व्यक्ति ने लॉन्च किया है क्या, कि पता चला कि नहीं ये तो नहीं है, ये तो गड़बड़ है। तो उस बात को कांग्रेस ने फिर उठा लिया कि भाई ये तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, आप तो खुद ही गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हो, हमारे प्लेटफॉर्म से ये नहीं लॉन्च हुआ, हमारा नाम लेके किसी और ने कर दिया, आप उसमें आपने सावधानी नहीं बरती और आपने बोल दिया कि कांग्रेस ने ऐसा किया। कांग्रेस को मौका मिला देखने का कि भाई हमने तो नहीं किया, आपके ऊपर बात लगा दी। लेकिन बीजेपी तो लगातार कह रही कि आप प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी छवि थी उसको कहीं ना कहीं कुठाराघात पहुंचाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर रही है आपकी पार्टी। राजनीति में मैं भी राजनीति में हूं, तो क्या विपक्ष मेरे संदर्भ में कोई बात नहीं करेगा? मैं आज सत्ता पक्ष का एक प्रतिनिधि हूं, तो प्रजातंत्र में क्या अब ऐसा रहेगा कि कोई कुछ बात ही नहीं उठाएगा? प्रजातंत्र में और उसके स्वस्थ स्वरूप को जीवंत रखने के लिए ये आवश्यक है कि आलोचना भी सुनने और उसको लेके चलने की आपकी मानसिकता होनी चाहिए। अगर आपकी आलोचना हुई और आपको सीधे बंद करो इसको, ये देशद्रोही है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो ये प्रजातंत्र फिर कभी नहीं चल सकता। नहीं तो राहुल गांधी तो लगातार कहते हैं कि देश की डेमोक्रेसी पर आजकल सवालिया निशान है और कहीं ना कहीं जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर इस तरह का है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। लग रहा है कि उसी भूमिका पर केंद्र सरकार भी पूरी आकर खड़ी हो गई है। जब ये बातें होने लगती है कि आपने किसी बात को उठाया तो आपके यहाँ रेड हो गई, कभी ईटी को भेज दिया, कभी वो ईडी को भेज दिया, कभी इनकम टैक्स वाले को भेज दिया, कभी किसी को भेज, तब फिर वो लगता है कि ये तो बात दूसरी है। रूटीन में जाए ना जांच करने, मैंने कुछ बोला तो दूसरे दिन मेरे यहाँ जांच हो जाएगी, तो मेरे बोलने से वो लिंक हो गया। मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम कर रहा हूँ जो जांच के दायरे में होना चाहिए, रूटीन में हो, मेरे कुछ बयान देने के बाद क्यों हो रहा है? ये जब बातें होती हैं तब फिर ये सवाल उठने लगते। उसी से जुड़ा हुआ पूछता हूँ क्योंकि विषय उससे जुड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए वो दिन भी काफी दर्दनाक दिन है। लगातार जब भी याद करते होंगे पिछले 8 साल में कहीं ना कहीं सारी चीजें घूम फिर कर सामने आ जाती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी लोग पूछ रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से सरकार बनने से पहले दावा किया था कि अगर वो सरकार में आएगी तो झीरम घाटी का जो सच होगा वो सामने होगा। लगता है कि आपकी भी सरकार का ये तीसरा साल गुजर रहा है, घटना का तो 8वां साल, तो ये सच कभी सामने आता है? क्योंकि यहां पर भी आपके सामने में ईडी ठीक वैसे ही खड़ी, जैसे भी आप कह रहे थे,
ईडी ठीक वैसे ही खड़ी है कि भैया हमने 200 पन्नों का जो चालान है वो तो पुटअप कर दिया, हम तो मानते हैं इस केस में बहुत कुछ अब नहीं है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं, इस केस में बहुत कुछ है, जांच बहुत कुछ करना है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने पहले भी कहा है और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि झीरम घाटी की जो घटना घटना थी, ये सामान्य ये नक्सली हमला नहीं था। मैं भी उस दल का हिस्सा था। ये संयोग है कि मैं उस काफिले का हिस्सा नहीं था, मैं पहले उसी रास्ते को पार करके निकला था और पीछे ये घटनाक्रम हुई। लेकिन घटनाक्रम की रात को जब मैं घायल साथियों से मिलने के लिए महारानी अस्पताल जगदलपुर गया और लोगों से बात किया, मिला जो घटना से उभर के आए थे, और अनेकों लोगों ने मुझे जब ये कहा कि नहीं, हमसे ये पूछा जा रहा था कि तुम नंद कुमार पटेल हो क्या? कौन है नंद कुमार पटेल? एक लड़के ने मुझे बताया था, एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस का लड़का था, लंबा लंबा सा लड़का था, नाम भूल रहा हूँ। उसने कहा था कि तुम दिनेश पटेल हो क्या? कौन है दिनेश पटेल? तो नक्सली हमले में नाम से किसी को पूछते हुए मैंने आज तक नहीं सुना। एम्बुश हुआ, एम्बुश होता है, उन्हें जो वार करना होता है, वार करके वो निकल जाते हैं। लोगों को ढूंढ के नामजद किसी को पूछा नहीं जाता है। तो मेरा दृष्टिकोण, दृढ़ मेरा विश्वास इस बात पे है कि ये हत्या प्रकरण था, नक्सली सामान्य नक्सली एम्बुश बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस और उसकी खोज की जो बात है, एनआईए का गठन हुआ था। एनआईए को जो बिंदु दिए गए थे, उसमें कई ऐसे बिंदु थे जिनको कि हम चाहते थे कि उसमें शामिल हो, वो नहीं हुए शामिल। और एनआईए ने जब जांच कर ली, उसके बाद हमने कहा कि एनआईए ने एबीसी पॉइंट पे जांच की है, हम डीईएफ पॉइंट पे जांच चाहते हैं। भले एनआईए करे या कोई भी एजेंसी करे, इस बिंदु पे तो आप जांच करिए। उन्होंने इनकार कर दिया। सीबीआई की बात की, उन्होंने इनकार कर दिया। हमने कहा कि आपने जांच कर ली है, अब ये दस्तावेज तो राज्य सरकार की अमानत है, राज्य सरकार की घटना का आपने जांच किया, हमको फाइल तो दे दो। तो वो फाइल भी नहीं दे रहे। तो यहां पर जाके जब बात रुक जाती है, तो ये सही है कि उस बात को हमको जो आगे ले जाना था, हम उसको आगे नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि हर कदम पे और समय बीतते जा रहा है, साक्ष्य धूमिल होते जाते हैं। आज 8 साल बाद, ठीक है, मेरे दिमाग में उस दिन की घटनाएं आज भी ताजा है। एक एक घटना जो उस दिन की हुई मैं याद कर सकता हूँ, लेकिन कई लोगों के ध्यान से ऐसी बातें मिट सकती हैं कि उसमें क्या हुआ, मैं सुबह कब उठा, रात को हमने क्या बात की थी, सुबह निकले तो हम कहाँ गए थे, किस रास्ते से गए थे, क्या हमने देखा, वहां पहुंचे सुकमा तो हमने क्या किया, तैयारियों को देखने गए, तो रेस्ट हाउस आए, फिर वहां पर हम बैठे, फिर सबके साथ में जब काफिला आया तो हम लोग स्टेडियम ग्राउंड, मेरे को सारी चीजें उसकी याद है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको वैसी याद रहे, या मेरे को भी 100% याद रहे, कुछ मेरे दिमाग से भी हो सकता है कि निकल मैं अपने जाए। दर्शकों को थोड़ा सा झीरम घाटी के बारे में बताना चाहूंगा कि इस मामले में तत्कालीन समय में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे, तो नक्सलियों ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिस प्रेस रिलीज में उन्होंने नक्सलियों ने विकास यात्रा और परिवर्तन यात्रा दोनों का विरोध किया था। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमन सिंह से इस संबंध में सवाल भी पूछा गया, जो उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इसे रूटीन प्रेस रिलीज करार दिया था। हालांकि बाद में जब इस मसले पर जांच, कई सवाल आए, तो शुरुआत में इंटेलिजेंस फेल्यूर, लेकिन जमीनी स्तर पर अफसरों पर कार्रवाई, ये काफी पेचीदा चीजें हैं जो झीरम घाटी में दिखती हैं। लेकिन एक सबसे अहम सवाल जिसका जिक्र सिंहदेव जी भी कर रहे हैं कि नक्सली खोज रहे थे कि नंद कुमार पटेल कौन है, कहाँ है वो। साथ ही साथ नक्सली महेंद्र कर्मा को भी खोज रहे थे। तो एक बड़ा सवाल उस बीच में ये उभरता है कि चूंकि महेंद्र कर्मा लंबे समय तक नक्सलियों के टारगेट में थे, ऐसा कभी हो सकता था कि जो नक्सली वहां मौजूद थे इस बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, एक बड़ी विभत्स घटना हुई थी, उन्हें महेंद्र कर्मा पता नहीं था, या फिर एक सोची समझी, चाहे तो आप कह रहे हैं कि एक हाथ लेन एक हाथ देन, ऐसी कुछ प्रक्रिया लगती है आपको कि क्योंकि कर्मा जी एक लंबे समय तक टारगेट थे, जिसकी जांच कहीं ना कहीं आप लोग जो कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, क्या वो यही बिंदु है जहां से आप लोग सोचते हैं? दाल में काले वाली बात मेरे लिए है ही नहीं, ये है ही हत्या प्रकरण। मेरे मन में, मैं गलत भी हूं, संशय नहीं है। मेरे मन में कोई संशय नहीं। और आपने महेंद्र जी के बारे में पूछा, महेंद्र कर्मा जी ने अनेकों संघर्ष किए, कई परिस्थितियों में उनके ऊपर, यहाँ तक कि पूरी गाड़ी भी उनकी उड़ गई थी, बम ब्लास्ट में उड़ गई थी, और ऊंचा तक गाड़ी उड़ के फिर कई कई वारों से वो बचे थे। लेकिन उस दिन, जैसे मैंने बताया कि मैंने जितने लोगों से बात की,
मेरे से किसी ने ये उस दिन नहीं कहा था कि कोई महेंद्र कर्मा जी के लिए पूछ रहा है। महेंद्र कर्मा जी स्वयं बहादुरी से निकले गाड़ी से, उन्होंने कहा कि मैं महेंद्र कर्मा हूं, मैं महेंद्र कर्मा हूं, फायरिंग को रोकने के लिए। लेकिन जितने लोगों से मैं, उस काफिले के लोगों से मैंने रात को बात की थी, महेंद्र कर्मा जी के बारे में किसी ने नहीं कहा कि मतलब महेंद्र कर्मा जी के मिल जाने के बाद उन्होंने नंद कुमार पटेल को पूछा। नंद कुमार पटेल को तो पूछ ही रहे थे, शुरू से ही पूछ रहे थे। जो जो जहां थे, किसी को एक तरफ ले गए, किसी को एक तरफ ले गए, किसी को कई गाड़ियां थी, कई गाड़ियों के जो लोग निकले तो सबको उनने गोली तो नहीं मारी, वो तो गोलियां चला रहे थे, अनाधुन गोलियां चल रही थी, जो हाथाहत हुए वो हाथाहत हुए। जब गोलियां बंद हुई तब सबको ले जाके, तब तक तो सब छुपे थे, कोई गाड़ी के नीचे छुपा था, कहीं कोई कोने में छुपा था, कोई कहीं छुपा था, कोई गाड़ी में ही बैठा रह गया। विद्याचरण जी गाड़ी में ही बैठे बैठे उनके शरीर में गोलियां छल्ली की, शरीर सबके साथ अलग प्रकार की वारदात हुई। लेकिन जब गोली चलना बंद हुआ, उसके बाद लोगों को जब ले जाके अलग अलग जगह बैठा के उन लोगों से चर्चा हो रही होगी, उस दरमियान की बात मैं आपको बता रहा हूं। गोली चलना बंद होने के बाद जब इन लोग, नक्सली समूह जो था, उनके एक तरह से कब्जे में चले गए, उन लोगों ने ये भी बताया कि किसी को पानी भी पूछा, किसी को उपचार भी किया, ये भी लोगों ने बताया। लेकिन जिन जिन लोगों ने मुझे उस रात बताया, सबने 100 में 100 लोगों से तो मैंने पूछा नहीं, मान लीजिए 5 7 10 लोगों से पूछा, उसमें जिन लोगों ने बताया 100% उसमें से लोगों ने कहा था कि हमसे नंद कुमार पटेल कौन है, तुम नंद कुमार पटेल कहाँ है नंद कुमार पटेल। दिनेश पटेल, एक लड़के ने बताया कि दिनेश पटेल पूछा कौन तुम हो, दिनेश पटेल कौन है, दिनेश पटेल, एक लड़का यूथ कांग्रेस से एनएसयूआई का जो लड़का था। लेकिन किसी ने मेरे को उस रात महारानी अस्पताल में या उसके बाद मेरे को किसी ने नहीं कहा कि मेरे से ये पूछा कि महेंद्र कर्मा कहाँ है। अच्छा, एक सवाल इसी में मैं जो से जुड़ा हुआ है, चूंकि इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब ये घटना हो गई, घटना के बाद आपकी सरकार भी आई, एनआईए ने फाइल वापस देने से भी मना कर दिया, उसके बाद इस मामले में एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई दरबा थाने में, उस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दिया। अब जब कोर्ट भी स्टे दे रहा है, एनआईए फाइल वापस नहीं देगी, राज्य सरकार अब बचे हुए 2 ढाई सालों में कैसे करेगी कि अपने पहले 5 सालों में जिस बड़े मुद्दे को लेकर आई थी, क्या वो न्याय दिला पाने में कामयाब रहेगी या कोई रास्ता खोज पाएगी? कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे सोच में, हमारे मन में, हमारे दिलों में अपने शहीद हुए साथियों के लिए बहुत पीड़ा है, अभी भी बहुत पीड़ा है। और ये हम लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा कि शासन सत्ता में आने के बाद भी अगर हम उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे, तो हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात जीवन भर के लिए बनी रहेगी। चलिए, अगले किसी इंटरव्यू में और विषय पर हम बातचीत करेंगे। बस एक अंतिम सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी कोरोना को हम थमी हुई रफ्तार मान सकते हैं, जिस तरीके से कोरोना आगे बढ़ रहा है, हमारे राज्य के भी कई जिले संक्रमण से थोड़े से बाहर निकले हैं, अब तो अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। क्या लगता है कि जो तीसरा फेज आने की बात लगातार की जा रही है, उसके लिए अब राज्य सरकार ने इन 2 फेजों को देखकर अपनी जो तैयारियां हैं उसको काफी हद तक मजबूत कर लिया है कि वो तीसरे फेज से निपट सकेगी? मतलब उसमें ये स्थिति नहीं बन पाई, खासतौर पर जो सेकंड फेज में अभी अचानक से लोड बढ़ गया था। और मजबूत करना बाकी है। इसमें मुझे जो सबसे बड़ी कमी दिखी थी सेकेंड फेज में, वो आईसीयू के बिस्तरों की थी। 90% लोग करीब करीब चले जाते हैं होम आइसोलेशन में। ये संक्रमण का भी पहलू ऐसा है कि एक तो जब संक्रमण होता है लोगों को, 80% लोगों को कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उनको हुआ, और कोरोना आके चला जाता है, असिम्प्टोमेटिक जिसको बोलते हैं। तो 80% लोग तो ऐसे ही बिना टेस्टिंग के कोरोना से ग्रसित होकर ठीक भी हो जाते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ में 10 लाख लोगों को पॉजिटिव पाया गया जांच में, तो आप ये मानिए कि 40 लाख लोग उस अनुपात में कोरोना से ग्रसित होकर ठीक भी हो चुके हैं। यानी वो उतनी घातक भी बीमारी नहीं है। दूसरा अगर सकारात्मक दृष्टिकोण देखिएगा या अच्छा दृष्टिकोण देखिएगा उसका, तो 10 लाख लोग आपके पॉजिटिव आए, आपके टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए, ये 20% हुआ। तो 80% कितना हुआ? 40 लाख। तो 40 लाख लोगों को अगर इस अनुपात को सही माना जाए, तो 40 लाख लोगों को उस कोरोना होके वो अच्छे भी हो गए।
पर लेकिन यहीं से वो फैलता है। लेकिन फिर भी पहला फेज के मुकाबले आप देखेंगे, जब पहला नहीं, फेज आया अभी तो भी दूसरा फेज घातक रहा कोरोना का, तीसरा फेज को लेकर सतर्कता अतिरिक्त बरतने की तो जरूरत है। कम से कम दूसरे फेज की जो कमियां हमने देखी, और जैसा मैंने कहा कि होम आइसोलेशन में 90% चले जाते हैं लोग, तो शासकीय तंत्र पे या अस्पताल के तंत्र पे, निजी हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट का हो, उस पर दबाव नहीं बनता, क्योंकि 90% लोग तो घर में चले गए। उनके लिए आपको बिस्तर की जरूरत नहीं, घर की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, कोविड केयर सेंटर की जरूरत नहीं, वो घर में चले गए। 10% लोगों के लिए जो आपको इंतजाम करना है, उनमें जो गंभीर पेशेंट आए या होम आइसोलेशन के जो गंभीर पेशेंट आए, सबसे बड़ी कमी थी कि जो बढ़े हुए गंभीर हालात में आए, उनके लिए आईसीयू के बिस्तर उस समय नहीं मिल रहे थे। ना तो पब्लिक सेक्टर में थे, ना प्राइवेट सेक्टर में थे। तो आज तीसरा वेव के नाम से हम करें या आगे की भी किसी संक्रमण के लिए सोच के करें, आईसीयू बिस्तर हमको सरकारी क्षेत्र में कम से कम 1200 से 1500 और बढ़ाने चाहिए, कम से कम। इतना अगर है तो देखिए, जिसको कोविड केयर सेंटर कहते हैं, बिना ऑक्सीजन के बिस्तर हैं, लोग नहीं आए, वो खाली ही पड़े रहे। पहले दौर में बहुत लोग आए, घर से आ गए थे, अब लोगों को घर का ऑप्शन मिल गया। पहले होम आइसोलेशन नहीं था, पहले दौर में शुरुआत में, तो हमने सबको घर इनमें रखा था, कोविड केयर सेंटरों में। इस बार कोविड केयर सेंटर के बिना ऑक्सीजन के बिस्तर अमूमन खाली रहे, जिनमें ऑक्सीजन था तो वो कुछ इस्तेमाल हुआ। सबसे बड़ी कमी कहाँ आई? आईसीयू सेक्टर में। तो ये आईसीयू के बिस्तरों को हमको हर स्थिति में बढ़ाना होगा। और तीसरे दौर में कम उम्र के बच्चों के भी संक्रमित होने की बात आ रही है कि बड़ी संख्या में वो संक्रमित हो सकते हैं, तुलनात्मक बड़ी संख्या में संक्रमित हो सकते हैं। तो उनके लिए उपचार की व्यवस्थाएं, उनके लिए दवाई के डोज कैसा रहेगा? बड़ा है तो 2 गोली खाता है, छोटा है तो आधा गोली खाना है। जो ट्रीटमेंट का स्तर अलग अलग रहता है बच्चों और बड़ों के लिए, ये ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल तैयार होने चाहिए। हम लोगों ने मीटिंग लेके ये सारी चीजें चालू कर दी हैं, प्रबंधन के लिए सब चालू कर दिया है कि आए उसके पहले हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार रहे। हमारे आईसीयू के बिस्तर और हमको चाहिए, वो जरूरी हमको व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे हैं तो छोटे उम्र के, सब तो छोटे उम्र के नहीं होंगे, 18 साल से 10-12 साल के भी बच्चे होंगे जो अलग से भी रह सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको माँ भी साथ में चाहिए। उन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? तो ऐसे आईसीयू भी हो जहां 2 बिस्तर हो, माँ के लिए भी एक बिस्तर हो, बच्चे के लिए भी एक बिस्तर हो अलग से। इस प्रकार से व्यवस्थाओं को बनाना, ये अगर हमने समय पे नहीं किया तो ये चूक की फिर कैटेगरी में आएगा। और तीसरा वेव में जो लोग कह रहे हैं, एक मेरे को जो अनुमान से लगता है, अगर टीकाकरण ठीक रफ्तार से चलता गया तो टीका लगने के बाद गंभीर संक्रमण कम होने चाहिए। लेकिन किस आयु वर्ग के कम होंगे? 18 से ऊपर। तो 18 से नीचे में अगर संक्रमण जाएगा तो प्रतिशत संक्रमित लोगों की, यंग लोगों की ज्यादा दिखेगी। संख्या कितना है? मेरा अनुमान है कि संख्या ज्यादा नहीं होगी, लेकिन प्रतिशत में ज्यादा होगी। अभी 100 में 10 लोग कम उम्र के दिख रहे हैं, उस समय 100 में 50 लोग कम उम्र के दिख सकते हैं, क्योंकि बड़े लोग जो हैं उनको तो टीका लग गया, वो उनको कुछ सुरक्षा मिल गई, सुरक्षा कवच उनने ओढ़ लिया। तो ये स्थितियां सामने आएंगी आने वाले समय में। लेकिन तैयार हमको कम से कम सेकंड वेव में जो हमको कमियां मिली, इस कमियों के आकार की हमको पूरी तैयारी होनी चाहिए। दूसरा, इस बार ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना ने प्रवेश किया, तो अगले दौर के लिए ग्रामीण क्षेत्र में और ज्यादा इसकी उपस्थिति हो सकती है। उस तैयारी को भी लेके हमको चलना चाहिए, सोच के। ये नहीं कि होगी ही, लेकिन हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में तो आपने भी देखा होगा कि स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी कमजोर है, उसको बढ़ाने के लिए क्या कुछ सोचा आप लोगों ने? वहां ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। मेडिकल कॉलेज तो ऐसे ही रहेंगे, जिला अस्पताल गांव-गांव में नहीं बन सकता, वो तो यहीं रहेंगे। लेकिन जो मरीज हैं, उनकी पहचान करके आप इनको अस्पताल तो ला सकते हैं ना। डॉक्टर तो यहाँ नहीं मिलते, तो अपने 20,000 गांव हैं तो 20,000 गांव में अस्पताल कैसे बन सकता? वो तो सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन उन मरीजों तक पहुंच के उनकी कुशलक्षेम पूछने की स्थिति मितानिनों के माध्यम से हो, सब हेल्थ सेंटर के एएनएम के माध्यम से हो, वहां पर पर्पस वर्कर एमपीडब्ल्यू जो हमारे होते हैं उनके माध्यम से हो, ताकि स्थिति उनकी खराब हो उसके पहले उनको अस्पताल हम ला सकें। अभी गाड़ियों को
खर्चा गाड़ियों का देने के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। ये हो सकता है बहुत जल्दी निर्णय ले लेंगे। आज आप ही से सबसे पहले बात हो रही है तो आपसे ये साझा कर रहा हूँ कि पेशेंट को अगर एम्बुलेंस आने में देर हो रही है तो आप गांव में से गाड़ी लीजिए, किराया तय रहेगा। आप आइए, अस्पताल में गाड़ी वाले को किराया मिल जाएगा। चाहे निजी अस्पताल में आप जाइएगा, चाहे सरकारी अस्पताल में, तो गाड़ी का किराया आपको मिल जाएगा। तो आने में देरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आई या कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई। आप किराए में लीजिए और पहुंच जाइए। वहां से पैसा गाड़ी वाले को मिल जाएगा, निर्धारित रेट रहेंगे और आने जाने की ये जो दिक्कत है ये नहीं। तो समय पे अस्पतालों में आप पहुंच सके। अस्पताल गांव-गांव नहीं हो सकते। गांव-गांव में जागरूकता, कल ठीक हो जाएंगे, फिर एक दिन और देख लेते हैं, एक दिन और देख लेते हैं, उसमें फिर स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो इस बीमारी में देरी करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसके परिणाम फिर बहुत गंभीर आ सकते हैं। तो कोरोना से जंग लगातार जारी है। राज्य सरकारें लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि आने वाले समय में जब थर्ड फेजेस की बात हो रही है तो उस दौरान न केवल व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए, बल्कि जो खास बात सिंधु जी ने बताई कि जिस एम्बुलेंस के पैसे को लेकर मारामारी चल रही थी, कई राज्यों में इसकी शिकायत आई कि मनमाना किराया वसूला जा रहा है, उससे लोगों को राहत देने की कोशिश होगी। एक निश्चित दर होगा जिसका भुगतान राज्य सरकार तमाम उन हॉस्पिटलों में करेगी जहां पर वो मरीज गांवों से आएंगे, क्योंकि कोरोना से सुरक्षा में समय का प्रबंधन सबसे बेहतर विकल्प है और कहीं ना कहीं सुरक्षा कोरोना में आपके हाथों में है। आप हाथ अच्छे से धोइए, निश्चित दूरी बनाइए, कोविड के जो नियम बनाए गए हैं राज्य सरकारें लगातार या केंद्र सरकारें जो आपको एहतियात बरतने को कह रही हैं उस ओर ध्यान दीजिए। अगले दूसरे विषयों पर हम फिर से एक बार मुखातिब होंगे। इस बार इतना ही। धन्यवाद।